नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और यह इसका 64वां भाग है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो हिंदी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप बाकी पार्ट देखकर बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर एक दे रखा है, कुल युग्म का सही अर्थ बताना है। जहां छोटे ऊ की मात्रा रहेगी उस कुल का अर्थ क्या होगा, और बड़ी मात्रा वाले शब्द कुल का अर्थ बताना है। तो छोटे ऊ की मात्रा जहां रहेगी उसका अर्थ होगा वंश, इस कुल का अर्थ होता है वंश। और इस कुल का अर्थ क्या होगा, इस कुल का अर्थ होता है किनारा। क्या होगा, किनारा। तो इसका सही युग्म जो होगा वंश किनारा, जो कि आपका ऑप्शन डी रहेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, कूपमंडूक होना इस मुहावरे का अर्थ है। कुएं में गिरना, मूर्ख होना, सी है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, डी है घर में ही रहना। कूपमंडूक होना इस मुहावरे का जो सही उत्तर होगा वो होगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 10 प्रकार की या 6 प्रकार की। तो हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती है। ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 2 प्रकार कौन कौन से, तो पहला प्रकार होता है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका व्यंजन, और व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। राइट। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पंक्ति में कौन सा छंद है। सोरठा, रोला, चौपाई या बरबे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में ये आपकी कौन सा छंद हो जाएगा, ये आपका चौपाई छंद हो जाएगा। तो सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम से उत्तर हो जाएगा। सोरठा में कितनी मात्रा होती है, तो सोरठा में 11 मात्राएं होती है। सोरठा में मात्राएं कितनी होती है, 11 मात्राएं होती है। और चौपाई में मात्रा कितनी होगी, चौपाई में 16 मात्राएं होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लूलाल, राजा शिव प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो आपके लल्लूलाल है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6। निम्न में तालव्य व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन नहीं है वो बताना है। च, घ, घ्य, य। निम्न में तालव्य व्यंजन नहीं है, तो ये घ जो है ये आपका कंठ व्यंजन है, इसलिए बी वाला विकल्प इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो यदि हमसे पूछा गया है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 प्रकार हो जाएंगे। बी वाला विकल्प इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पहला प्रकार होगा आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा स्वर जो होगा वो होगा आपका प्लुत स्वर। ठीक। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। अगम शब्द का तत्सम शब्द बताना है। अगम शब्द का तत्सम शब्द क्या है। अगम्य, अक्षय, अनेकांत या आगंतुक। तो अगम शब्द का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अगम्य। ए वाला विकल्प इसका एकदम सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9। द्रंगचल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। द्रंगचल शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा दृक्, धन, अचल, अंचल। डी वाला विकल्प इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए
इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हलंत देखकर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? व्यंजन संधि हो जाएगी। राइट। प्रश्न संख्या 10, राधा का मुख चंद्र पंक्ति में अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो राधा का मुख चंद्र पंक्ति में जो अलंकार होगा वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी से भिन्न है? नाग, भुजंग, महावीर या व्याल। तो यहां पर देखिए नाग, भुजंग और व्याल ये सारे क्या है? सांप या सर्प के पर्यायवाची है। तो यहां पर भिन्न शब्द जो होगा वो आपका महावीर, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का, उद्धरण चिन्ह का, अल्प विराम का या योजक चिन्ह का। तो जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ए वाला विकल्प जो है वो आपका एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, गीता महाकाव्य के रचिता कौन है? गीता महाकाव्य के रचिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, सूरदास या तुलसीदास। तो गीता महाकाव्य के रचिता जो है वो आपके महर्षि वेदव्यास है। ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 में दे रखा है, अतीत के चलचित्र नामक निबंध के निबंधकार कौन है? अतीत के चलचित्र नामक निबंध के निबंधकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र नामक निबंध के जो रचनाकार है वो आपके महादेवी वर्मा है। सी विकल्प इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको क्रांतिकारी कवि कहा गया है। कौन सा कवि कहा है? क्रांतिकारी कवि। कभी प्रश्न आपसे ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। प्रश्न एक और बन सकता है, छायावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। राइट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का ये वीडियो हमारा जो था सामान्य हिंदी से संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।